हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, पिछली कहानी में हमने एक ऐसी घटना जानी थी जिसने आईआरए के क्रांतिकारी की पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इतिहास को अच्छे से बस वही जानता है जिसने कि उसे अपनी आंखों से देखा हो। पिछली घटना में उस लड़की का कहीं पता नहीं चला था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और आगे वो कहाँ गई। लेकिन उसी समय के आसपास के बाद की एक घटना मुझे मिली जो कि एक ब्रिटिश सिपाही की है। आगे की घटनाएं उन्हीं के शब्दों में हैं। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक सिपाही बनूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा, क्योंकि मेरे घर में पहले भी मेरे दादाजी और उसके बाद मेरे पिताजी एक सोल्जर थे। इसीलिए बचपन से ही ये तो मेरा तय हो गया था कि मुझे एक सोल्जर ही बनना है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं बड़ा होता गया। आपको ब्रिटिश सेना की एक ख़ास बात बताता हूँ। वो लोग आर्मी से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करने पर विश्वास रखते थे और इसी वजह से उन्होंने लगभग पूरी दुनिया में राज किया था। और इसी का एक सबसे बड़ा जरिया था डर, लोगों को उस चीज़ से डराना जिसके बारे में कोई ना जानता हो। इन सारी घटनाओं के बारे में आपको कभी भी हिस्ट्री की किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारी घटनाएं हुई थी और मैं इन सब का हिस्सा था। अपने दुश्मनों को हराने के लिए हमने कई बार ऐसे दरवाजे खोले जो कि शायद कभी नहीं खोलने चाहिए थे। और एक ऐसी ही घटना को मैं अपनी आंखों के सामने देख चुका हूँ। पोस्टिंग के बाद सबसे पहले नॉर्दर्न आयरलैंड में भेजा गया। उस टाइम पे साल 1969 था। वहाँ के क्रिश्चियन लोग आपस में और ज़्यादा लड़े जा रहे थे। धीरे धीरे मेरी पोस्टिंग चलती रही और 2 साल बीत गए और मैं उस टाइम पर कैप्टन बन चुका था। मेरे अंडर में एक पूरा इंटेलिजेंस ग्रुप था। इसी के साथ मेरा दूसरा टूर आया जो कि था डेरी के लिए, जहाँ पर हमारे एक बड़े दुश्मन थे, आईआरए, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जो कि कई लोगों को मारते, बॉम्ब ब्लास्ट करते और न जाने क्या क्या। उसी टाइम पर मैं उससे पहली बार मिला था। स्टैनली ब्लैक, दिखने में काफ़ी हट्टा कट्टा इंसान, कभी भी वो आर्मी की यूनिफॉर्म नहीं पहनता था। एग्जैक्टली मुझे कभी नहीं पता चल पाया कि वो काम किसके लिए करता था। शायद M15 या M16 के लिए, जो कि हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, लेकिन मुझे पक्का कभी नहीं पता चल पाया। यहाँ तक कि इस बारे में भी किसी को नहीं पता था कि वो किस तरह के ऑपरेशंस करता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो हर जगह पे जा सकता था, ब्रिटिश आर्मी के किसी भी जगह पर, किसी भी सीक्रेट बेस पर, और उसे कभी कोई नहीं रोकता था। उसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 के आसपास की होगी। दिखने में एक अच्छा खासा जेंटलमैन, बिल्कुल तेज़ दिमाग वाला। मैं उसकी हमेशा से इज्जत करता था, लेकिन उससे मुझे एक अजीब सा डर लगता था हमेशा से। उसकी बातों से मैं हमेशा जान पाता था कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और बात जब कुछ भी की है तो कुछ भी। 1972 में मैं ज़्यादातर समय स्टैनली के आसपास में ही रहा। हम लोग आपस में काफ़ी बातें करते और हमने साथ में काफ़ी काम किया। आईआर की वजह से वहाँ पर बढ़ते हुए दंगों के लिए स्टैनली ने एक तरकीब बताई जो कि इसने केन्या में भी इस्तेमाल करी थी। लोगों के बीच में अंधविश्वास फैलाना, लोगों को डरा के रखना किसी ऐसी चीज़ से जिससे लोग सही में डरते हों। उसने कई ऐसे काम किए जो कि बहुत ही ज़्यादा घिनौने थे। मरी हुई बिल्लियों को चर्च के बाहर फेंकवाना और न जाने क्या क्या। पूरे शहर में एकदम अफरा तफरी मच गई कि शहर में शैतानी गतिविधियां हो रही हैं। इसके बाद भी उसका प्लान काफ़ी बड़ा था, लेकिन मुझे कुछ खास पता नहीं था क्योंकि मेरा टूर 72 के लास्ट में जाकर ख़त्म हो गया था और मैं वापस से इंग्लैंड आ गया। उन सारी जगहों के बारे में मैं भूलना चाहता था,
इंग्लैंड में मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद 1974 में मैं अपने तीसरे टूर के लिए साउथ अरमांग में गया। यहाँ पर भी वायलेंस बहुत ही ज़्यादा था और उसे कंट्रोल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल। उस जगह पर मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही थी और उस टाइम पर स्टैनली ब्लैक मेरी ज़िंदगी में वापस आया। 2 साल से ज़्यादा समय हो गया था, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ था, आखिर वो कर क्या रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मैं जहाँ पर भी जाता वहाँ पर हर कोई स्टैनली ब्लैक को ज़रूर जानता था। न जाने ऐसा क्या था उसमें। स्टैनली की बात जहाँ पर भी होती उसके साथ 2 चीज़ों की बात ज़रूर होती, उसके दिमाग, उसकी काम करने की कैपेसिटी और भी बहुत कुछ। लेकिन उसकी एक सबसे ख़तरनाक साइड थी, काला जादू, पैरानॉर्मल चीज़ें। मैं इन सब पे बिलीव नहीं करता था क्योंकि जितना टाइम मैं उसके साथ रहा था मुझे यही लगता था कि वो ये सब चीज़ें बस फेक करता है। लेकिन उस एक टेलीफोन कॉल ने मेरी काफ़ी हद तक लाइफ चेंज कर दी थी। अचानक से यूँ 2 साल बाद टेलीफोन पर स्टैनली की आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था किसी भी वजह से, पर उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रही थी। हमारी बात भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा था कि वो मानो कोई पर्ची पढ़ रहा हो। उसने कहा कि वो दिल्ली सिटी के पास में है अभी, और अभी वो एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने वाले हैं, और अगर ये चीज़ काम कर जाती है तो ये पूरी जंग ही बदल देगी। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन पर मैं भरोसा कर सकूं, जो कि जीत के लिए हर वो काम करने को राज़ी हों जो कि ज़रूरी है। उसका ये सुनने में बहुत ही अजीब ऑपरेशन मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। चाहता तो मैं मना कर देता, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ और मैंने हाँ कह दिया। मेरे ट्रांसफ़र का पूरा अरेंजमेंट उसने कर दिया था और मैं सीधा डेयरी में ही जाके पहुंचा। उस टाइम पर भी वहाँ पर दंगे चल रहे थे। जब मैं अपने बैरक में पहुंचा तो वहाँ पर मुझे पता चला कि स्टैनली इस जगह पर नहीं है और वो एक सीक्रेट ऑपरेशन बेस में है, जो कि वहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र तट के पास में है। पता नहीं कैसे, पर स्टैनली ने मेरे को वहाँ तक पहुँचवाने के लिए एक बोट हायर करवा ली थी। मुझे ये सब काफ़ी अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे पास मना करने का कोई चांस नहीं था। रात के समय हम लोग उस बोट से समुद्र से उस जगह पर जा रहे थे। तकरीबन नॉर्थ अटलांटिक सी के पास जाकर हम उस लोकेशन पर पहुंच गए, और मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि स्टैनली ने अपने कमांड में एक पूरी की पूरी मिलिट्री बोट हायर करी हुई थी, जिसका नाम HMS रैम्सगेट था। इस शिप पर मैं पहले भी जा चुका था, जो कि सैनिकों को इधर से उधर भेजती थी, जिससे कि सैनिक इधर से उधर जाते थे। शिप पर पहुंचते के साथ ही मैं स्टैनली से मिला। उस शिप पर ज़्यादा लोग नहीं थे। स्टैनली, 2 आर्मी टेक्नीशियन जिनका नाम फ्रेज़र और पेज था, 2 मिलिट्री के जवान जिनका नाम बॉल और मैक था। स्टैनली को देखकर एक बार को तो मैं चौंक ही गया। जो बंदा पहले सूट वूट पहनकर एकदम अच्छे से बन के रहता था, वो अभी एकदम गंदे कपड़ों में था। ऐसा लग रहा था कि न जाने वो क्या कर रहा हो इस जगह पर। एक पुराने दोस्त की तरह उसने मेरा स्वागत किया। उस बोट पर हम सब के अलावा कोई और भी था, एक 20 साल की लड़की, ओरला। उससे मैं 2 साल पहले मिला था। दरअसल 2 साल पहले जब मैं उससे मिला था तब वो एक ब्रिटिश सिपाही से प्यार करती थी, लेकिन फिर काफ़ी बुरी घटनाएं हुई। वो सिपाही उसे छोड़कर वापस इंग्लैंड चला गया, और ओरला को उसके परिवार वालों ने बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। उस लड़की के हाथ पाँव को काफ़ी हद तक काट कर उसे टॉर्चर करके चौराहे पर लटका दिया गया था। लेकिन किसी तरीके से जब हम पे ये खबर आई तो हमने उसे बचा लिया। ओरला को हम लोगों ने इसलिए बचाया था ताकि हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सकें, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर बाद में उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बाद से कभी मैं उस लड़की से बात नहीं कर पाया। और आज वो लड़की शिप के ब्रिज पर खड़ी थी। उसके बाद जो हुआ
वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। स्टैनली ने वहाँ पर एक चेम्बर बनवा रखा था जिसके अंदर वो लड़की एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उस चेम्बर में ब्लैक एंड वाइट कैमरे लग रहे थे और हम लोग बाहर बैठे थे। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर होने क्या वाला है। उसका मुंह नीचे झुका हुआ था और उसके बालों ने उसका चेहरा बुरी तरीके से ढका हुआ था। मैंने बहुत ही गुस्से के साथ स्टैनली से पूछा, ये तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया और तुम्हें इस तरीके से उससे इंटेरोगेशन करने का कोई राइट नहीं है। स्टैनली ने बहुत ही शांति के साथ जवाब दिया, पिछले 6 महीने से मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे 1 साल पहले छोड़ दिया था पैसे देकर ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन फिर क्या, पूरा बताओ। तुम यहाँ पर उसको लाए क्यों हो और उसके साथ क्या करना चाहते हो? स्टैनली ने कुछ भी नहीं बोला और मेरे क्वेश्चन का कोई भी डायरेक्टली आंसर नहीं दिया, पर उसकी आंखों में मैं कुछ भयानक देख पा रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं बस तुमसे चाहता हूँ कि तुम उसे जाकर बस दिलासा दिलाओ कि हम उसे छोड़ देंगे। अब मुझे समझ में आ गया था कि उसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था, ताकि मैं उसे झूठा दिलासा दिलाऊं। और मुझे ये भी समझ में आ गया था कि शायद वो किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मुझे उसी वक्त उसे मना कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस लिए मैंने हाँ कर दिया और मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि बस आज रात की बात है, जैसा ये कहते हैं वैसा मान लो और कल तुम्हें सुबह सुबह छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद मैं वापस केबिन से बाहर आ गया और उन ब्लैक एंड वाइट कैमरों से अंदर की ओर निगरानी करने लगे हम सब। इसके बाद स्टैनली ने मुझसे कहना शुरू करा, मैं जानता हूँ तुम समझोगे नहीं, एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं भी नहीं मानता था क्योंकि ये सब सिर्फ अंधविश्वास की बातें लगती हैं, लोगों को पागल बनाना और ये सब। लेकिन जैसे जैसे मैं इन सब के अंदर गया मुझे और ज़्यादा चीज़ें पता चलती गई। ऐसी चीज़ों का मैंने सामना कर लिया जो कि साइंस कभी नहीं समझा पाई। और मेरे दोस्त यकीन करो, हमारी दुनिया से बढ़कर भी एक और दुनिया है, उनकी दुनिया। उनका हमारी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो हमारी दुनिया में ज़रूर आना चाहते हैं, हम पर काबू करना चाहते हैं और उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर हम उन पर कंट्रोल कर लें तो वो शक्तियाँ हमें कहाँ पहुँचा देंगी ये तुम भी नहीं जानते। ये सब सुनने के बाद मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे सामने खड़े उस बंदे के अंदर चल क्या रहा है। और इसके साथ ही उसने फिर से बोलना शुरू करा, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ और गलती तुम्हारी नहीं है, तो अभी तुम देख लोगे जो होने वाला है। बहुत ही अजीब सी हंसी के साथ वो वापस पीछे की ओर चला गया। मुझे यही लग रहा था शायद उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर कुछ और ऐसा, लेकिन मुझे शायद उसे रोकना चाहिए। लेकिन स्टैनली ने तुरंत ऑर्डर दे दिए और इसी के साथ वो वहाँ पर जो भी होने वाला था वो शुरू हो गया। फिर मैं उस ओरला के चेम्बर को बहुत ही अच्छे से लॉक कर दिया गया। अंदर वो अकेली थी। मुझे नहीं पता था कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। जो 2 मिलिट्री के जवान थे वो बंदूक लेकर ऐसे खड़े थे कि न जाने यहाँ पर क्या होने वाला है। और मुझे अंदर से भी ऐसा लगने लगा अचानक से कि कुछ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। वहाँ पर उन मॉनिटर्स में मैं देखे जा रहा था। उसके बाद स्टैनली ने अचानक एक माइक्रोफोन में बोलना शुरू करा। मुझे पता चला कि उस माइक्रोफोन का स्पीकर ओरला के चेम्बर के अंदर है। मुझे नहीं पता था इतने टाइम में कि उसने वो वर्ड्स बोले कौन कौन से थे, लेकिन जो भी उसने कहा था वो सारा आयरिश लैंग्वेज में था। और वो आयरिश लैंग्वेज की कोई बिल्कुल पुराना बात करने का तरीका था जो कि शायद मैं तो कभी नहीं सुन पाया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टैनली को उसके बारे में कैसे पता, और ना ही मैं कभी जान पाया। बस मैं अपने सामने उसे बड़बड़ाते हुए देखे जा रहा था। उसके शब्द पता नहीं वो क्या कर रहा था। वहाँ पे खड़ा हर एक बंदा उस स्क्रीन की तरफ बहुत ही ज़्यादा डर के साथ देख रहा था। और स्पीकर में देखने के बाद
मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा। ओरला धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर आगे पीछे हिलने लगी। जब मैंने बाहर समुद्र की तरफ देखा तो देखा कि लहरें तेज़ होने लगी थी अचानक से। सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था तो उसके हिसाब से आसमान साफ रहता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टैनली लगातार बड़बड़ाए जा रहा था उस भाषा में, न जाने क्या। लेकिन इतना मैं समझ पा रहा था, जो बाहर हो रहा है और जो अंदर ओरला के साथ हो रहा है, इसमें कुछ न कुछ कनेक्शन ज़रूर था। बस मुझे ये लग रहा था कि ये जो भी हो रहा है, मुझे इसे रोकना होगा, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। मैं स्टैनली के पास तक गया ही था कि अचानक से पूरे शिप पर अंधेरा हो गया। लाइट्स गायब हो गई थी। मेरे मुंह से बस निकला, हे भगवान। दो चीज़ें जो मैं उस अंधेरे में नोटिस कर पा रहा था वो ये कि एक तो स्टैनली ने अचानक से बोलना बंद कर दिया था, और दूसरा पानी की लहरें जो अचानक से अभी तेज़ हो चुकी थी वह बिल्कुल शांत हो गई थी। मुश्किल से 1 सेकंड बीता होगा कि अचानक से पूरे हॉल में एक बार फिर से लाइट्स जलने लगी। लाइट्स जली तो मैंने देखा कि स्टैनली मुझे घूर रहा था और उसने बहुत ही धीरे से कहा, अब शुरू होता है। पता नहीं कैसे, लेकिन ओरला के चेम्बर के कैमरा काम नहीं कर रहे थे। स्टैनली ने वहाँ पर जो 2 सोल्जर खड़े थे उन्हें अंदर जाके देखने के लिए कहा। वो दोनों सेना के जवान थे, लेकिन पता नहीं क्यों उस टाइम पर ऐसे डर रहे थे जैसे कोई बच्चे हों। मैं, स्टैनली और वो 2 टेक्नीशियन, हम सब यहाँ बाहर खड़े थे और वो दोनों सोल्जर अंदर। स्टैनली अब भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाया जा रहा था, लेकिन अब वो कुछ अजीब सी बातें बोल रहा था। मुश्किल से 1 मिनट बीता होगा कि तभी एक चीख की आवाज़ आई। वो चीख जो कि शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ। वो किसी इंसान की नहीं थी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। स्टील के वो कॉरिडोर पूरी तरीके से उस चीख से गूंज रहे थे। जैसे ही ये चीख आई, इसके बाद उस सोल्जर की आवाज़ आई जो कि अंदर गया था, और उसके बाद कई सारी गोलियां चलने की आवाज़। हम बस वहाँ खड़े ये सारी आवाज़ें सुन रहे थे, और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से भाग के इधर आने की आवाज़ आई। बहुत ही डरावनी आवाज़ के साथ वो जो भी था वो इधर आ रहा था। जो वहाँ पर एक टेक्नीशियन था वो फ़ौरन गेट खोलकर बोट के पास से एक लाइफ बोट के पास भागा, वहाँ से भागने के लिए, और तभी दूसरी तरफ से कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। मैं खुद उस टाइम पर इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मुझे सांस लेने में भी डर लग रहा था। मेरे पास एक बंदूक के अलावा कुछ नहीं था, और इतना तो मुझे पता चल गया था कि वो जो भी चीज़ अंदर है, बंदूक से उसका कुछ नहीं होने वाला। अचानक से दरवाज़ा खुला और वो जो एक सिपाही अंदर गया था वो बाहर आया। बिल्कुल सफ़ेद चेहरा था उसका, उसकी पूरी यूनिफॉर्म पर खून लगा हुआ था और आंखों में थी दहशत। जैसे ही वो अंदर आया, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज़ ही चली गई। वो आ रही है, सबको मार देगी, सबको, भागो यहाँ से। जैसे ही उसने बोला, अचानक से पता नहीं उसे एक धक्का लगा, एक ऐसा धक्का जो कि एक अनजान चीज़ ने लगाया था, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो सीधा जाकर सामने वाली दीवार पे जाकर टकराया और वहीं पर बेहोश हो गया। सामने जो खड़ी थी वो और कोई नहीं बल्कि फिजिकली तो ओरला ही दिख रही थी, लेकिन जिस भी चीज़ ने उसके ऊपर कब्जा किया था वो तो पक्का इंसान नहीं थी। अब उसकी त्वचा का कलर ही सफ़ेद हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी में से एक अजीब सी लाइट निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या। उसके बाल बिल्कुल अजीब तरीके से हवा में उड़ रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी उसकी आंखें, जो कि अब बिल्कुल काली थी।
जिनमें शैतान को मैं अपनी आंखों से देख पा रहा था। इतना ज़्यादा डर गया था मैं कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था उस भयानक चीज़ को देखकर। तभी मैंने देखा पीछे से स्टैनली भागकर उसके पास जा रहा था, न जाने क्या करने के लिए। उसके पास जाकर उसने एक अजीब सा पानी उसके ऊपर फेंक दिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। वो जो भी चीज़ थी उसने उसकी तरफ घूरना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उसने अपना मुंह खोल लिया। स्टैनली को अब तक पता चल गया था कि वो जो भी करना चाहता है उससे कुछ भी नहीं हुआ और अब पता नहीं उसका क्या होगा। और उसी के साथ वो जो भी चीज़ थी उसने एक बार फिर से चिल्लाया, इतनी ज़ोर से कि शायद कान ही फट जाते मेरे। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। बस वहीं पर मैं लेट गया और अपने कानों पर अपने दोनों हाथों से दबाव बनाने लगा ताकि मुझे वो आवाज़ें ना आए। मैं देख पा रहा था कि स्टैनली ज़मीन पर लेटते हुए किसी कीड़े की तरह दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगीं। मुझे पता था कि अब शायद मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं इस घटना के 3 दिन बाद एक मिलिट्री हॉस्पिटल में उठा था। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि आखिर मैं ज़िंदा कैसे बच गया। 2 बार मैंने ऐसी चीखें सुनी थी जिनसे किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं, लेकिन हैरानी की बात थी अब भी मैं ज़िंदा था। मेरे अलावा 4 और लोग थे जो कि ज़िंदा बच गए थे। वो दोनों सिपाही, वो दोनों टेक्नीशियन, लेकिन उन्हें चोटें बहुत ही ख़तरनाक आई थी। लेकिन स्टैनली इतना लकी नहीं था, उसकी मौत हो गई थी। ऑफिशियली उसकी मौत का रीज़न हार्ट फेलियर बताया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह का वो बंदा था हार्ट अटैक से वो मर ही नहीं सकता था। लेकिन इस घटना को उन्हें छुपाना था। और उसके बाद मेरे पास भी कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए जिन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ हो, ये बात कभी भी किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। जिस शिप पर ये सारी घटना हुई थी, HMS रैम्सगेट, उसे आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया। पक्का मुझे यही लगता था कि बाकी जो बचे हुए लोग थे उनको भी यही सब कहा गया होगा। स्टैनली का फ्यूनरल बहुत ही सीक्रेटली तरीके से हुआ था। अब आप पूछ सकते हो ओरला के बारे में, उसका क्या हुआ? उसका शरीर कभी नहीं मिला। अगर रिपोर्ट्स की माने तो कभी वो उस बोट पर चढ़ी ही नहीं, बस उसकी लापता होने की खबर थी। इस पूरी घटना को कभी किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं उतारा गया। बस यही लिखा था कि पानी के तूफान की वजह से हमारा शिप डूब गया था। ये पूरी घटना वैसे बाहर तो आ ही चुकी थी, लेकिन ब्रिटिश लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस पूरी बात को वो लोग छुपा के रखें। काफ़ी टाइम तक मुझे हॉस्पिटल में रहने के बाद कि मुझे वापस से ड्यूटी पर बुला लिया गया। इसके बाद लेकिन मुझे कभी भी आयरलैंड में नहीं बुलाया गया। उस भयानक चीज़ के सपने मुझे हर रोज़ रात में आते और 12 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। और उसके बाद सबसे अजीब चीज़ घटी। मेरे अलावा उस घटना में बचे बाकी के 4 लोगों की एक साथ बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से मौत हो गई। वो जो 2 सिपाही थे उनकी जंग में मौत हो गई थी। उसी के अगले दिन रात के समय जो 2 टेक्नीशियन थे वो बिजली के झटके से मारे गए थे। और ये घटना सिर्फ 2 दिन के अंदर हुई थी। मुझे कैसे भी खबर मिली कि शायद ब्रिटिश लोग उस घटना में बचे सारे लोगों को मार रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस घटना के कुछ टाइम बाद मैं आयरिश मैथोलॉजी में इंटरेस्ट लेने लगा और तब मुझे पता चला बैंशी के बारे में। इसे आप एक तरीके की चुड़ैल ही कह सकते हो, जो कि मौत का सौदा करती है। मानते हैं कि उसकी चीख हमेशा मौत लाती है। और उसके बारे में जो मैं जान पाया वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि मैंने उस रात देखा था। स्टैनली ने उस दूसरी दुनिया से एक बैंशी को बुला लिया था, एक बेहद ही खतरनाक आत्मा, और उसका जरिया थी ओरला नाम की वो लड़की। जिस तरीके से बाकी सब लोग मर गए थे
मुझे यही लगा था कि अब मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं मरा और मैं अभी तक जी रहा हूँ। मेरी उम्र आज 72 साल है, लेकिन मैं ही क्यों जिंदा बचा? वो जो भी चीज़ थी उसने मुझे क्यों नहीं मारा? शायद वो मुझे जीने देना चाहती थी। नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी इसके बाद बस तकलीफ़ में गुजरी। मुझे कैंसर हो गया, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरा बेटा पिछले 20 साल से गायब है और मैं शराब की वजह से खुद को तबाह कर चुका हूँ। वो जो भी चीज़ थी, शायद उसे उसकी यादें अब भी याद थी। शायद उसे याद था कि मैंने कभी उसकी मदद करी थी, लेकिन बदला उसने इस बात का लिया कि मैंने उसे धोखा दिया। लेकिन ये सब कुछ अब लगभग ख़त्म होने वाला है। कुछ ही सालों में मेरी मौत हो जाएगी, ये मुझे पक्का पता है। तो आप ये सोच सकते हो कि मैंने आपको यह घटना क्यों बताई। क्या मैं ब्रिटिश आर्मी को एक्सपोज करना चाहता हूँ, या फिर आप सभी लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि दूसरी दुनिया की शक्तियों से ना खिलवाड़ करें? इनमें से कुछ भी सच नहीं है। ये बस मैं एक कन्फेशन दे रहा हूँ। आयरलैंड में चल रही जंग अब बेशक ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस लड़की ओरला की जंग कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमने जो उसके साथ करा उससे वो कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी। मुझे कई बार सपनों में वो दिखती है, और जब भी दिखती है वो बहुत ही बुरी तरीके से मुझे डरा देती है। बस अब मुझे इंतज़ार है तो अपनी मौत का। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप उसे स्क्रीन पे दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे भेज सकते हो। आपकी घटना बताने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।